गुड इवनिंग। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले एलएलपी में वो है एक्सटेंट एंड लिमिटेशन ऑफ लाइबिलिटी ऑफ एलएलपी, है ना। एलएलपी की लाइबिलिटी किस हद तक होगी, उसका क्या दायरा होगा, एंड द लाइबिलिटी एंड एक्सटेंशन ऑफ पार्टनर। अगर आपने पुराना लॉ पढ़ा है पार्टनरशिप का तो आपको याद होगा ना कि पार्टनर्स की जो लाइबिलिटी होती थी वो होती थी अनलिमिटेड। याद है आप लोगों को कि भैया आपकी पर्सनल एसेट्स को भी यूज़ किया जाएगा अगर आप किसी प्रकार का नुकसान थर्ड पार्टी को करते हैं पार्टनरशिप के बिहाफ में। याद है आपको, है ना। बट माइनर की लिमिटेड होती थी और आप नॉमिनल की कह सकते हैं कभी कभी। यहाँ पर क्या होगा, अपन क्या पढ़ने वाले हैं कि अगर एलएलपी कुछ गलत काम करती है, फ्रॉड, किसी को नुकसान पहुँचाना। अब एलएलपी तो कुछ भी हो सकती है ना, एक फर्म हो सकती है, एक सर्विस फर्म हो सकती है, कुछ भी हो सकती है ना, प्राइवेट फर्म हो सकती है। तो डेफिनेटली इसमें हम पढ़ेंगे कि अगर किसी प्रकार की ध्यान देना, एक तो लाइबिलिटी यहाँ पर क्या हो जाएगी लिमिटेड, क्योंकि कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस का हाइब्रिड है, जितना कैपिटल लगाए उतनी लाइबिलिटी बस अनपेड अमाउंट तक। और एलएलपी के काम के लिए पार्टनर लाइबल नहीं होगा, ये एक नई चीज़ पढ़ेंगे हम लोग। और पार्टनर के काम के लिए, पार्टनर के गलत कामों के लिए एलएलपी लाइबल नहीं होगी। ये इनका एक्सटेंशन और लिमिटेशन होगी। क्या लिखा है इसमें? अच्छा, एक चीज़ और, जो एलएलपी है भाई वो डेफिनेटली एज ए प्रिंसिपल काम कर रहा है, और जो पार्टनर्स है वो एज एन एजेंट, प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप, प्रिंसिपल ऑफ एजेंसी है। सो एनीथिंग डन बाय एजेंट अंडर द अथॉरिटी ऑफ प्रिंसिपल, सो प्रिंसिपल विल बी लाइबल। बट इफ एनीथिंग इज डन बाय द एजेंट ऑन द ऑथराइजेशन और डायरेक्शंस ऑन द वर्किंग ऑफ द प्रिंसिपल, अगर इनके बिहाफ में, इनके लिए, इनके कहने पे कुछ कर रहा है ना, तो प्रिंसिपल लाइबल होगा। नहीं तो अगर ये पर्सनल लेवल पे कुछ काम करता है जिसका प्रिंसिपल से कोई लेना देना नहीं, तो उसके लिए प्रिंसिपल यानी एलएलपी लाइबल नहीं होगी। बस यही पढ़ना। क्या लिखा है यहाँ पर? पहला, पार्टनर इज एजेंट, सेक्शन 26। एवरी पार्टनर ऑफ एलएलपी फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस ऑफ एलएलपी इज द एजेंट ऑफ एलएलपी बट नॉट ऑफ अदर पार्टनर। यानी एलएलपी का जो भी पार्टनर है इंक्लूडिंग डेजिग्नेटेड पार्टनर, वो एलएलपी का एजेंट है, एलएलपी के दूसरे पार्टनर्स का एजेंट नहीं है। बराबर है ना। क्योंकि भाई मैं जो पार्टनर बना हूँ एलएलपी का पार्टनर बना हूँ, किसी पार्टनर का पार्टनर नहीं बना। एक्सटेंशन ऑफ लाइबिलिटी ऑफ एलएलपी, सेक्शन 27, बड़ा आसान है समझना। एलएलपी इज नॉट बाउंड बाय एनीथिंग डन बाय पार्टनर इन डीलिंग ऑफ ए पर्सन इफ, ध्यान देना इंपॉर्टेंट है, एलएलपी बाउंड नहीं होगा, बाध्य नहीं होगा उन कामों के लिए इफ द पार्टनर इन फैक्ट हैज नो अथॉरिटी टू एक्ट फॉर द एलएलपी इन डूइंग अ पर्टिकुलर एक्ट। यानी एलएलपी के बिहाफ में पार्टनर जो काम कर रहा है थर्ड पार्टी के सामने, उस काम की अथॉरिटी और अनुमति उस पार्टनर के पास नहीं थी। तो अगर इसको कुछ नुकसान होगा तो उसके लिए ये लाइबल नहीं होगा। पहली बात। दूसरी बात, दूसरा, ये वाली कंडीशन सबसे इंपॉर्टेंट है, द पर्सन नोज दैट ही हैज़ नो अथॉरिटी एंड डज नॉट नो और बिलीव, है ना, या तो उसे नहीं पता है कि इसका अथॉरिटी नहीं है, और बिलीव हिम टू बी ए पार्टनर ऑफ द एलएलपी। व्हाट इज दैट मीन? या तो जिस व्यक्ति से वो डील कर रहा है ये पार्टनर, या तो उसे पता है कि उसके पास अथॉरिटी नहीं है, तो फिर तो एलएलपी पे क्वेश्चन उठा ही नहीं सकता। तेरी गलती ना। अगर मुझे पता है कि मैं किसी दुकान से गलत सामान खरीद रहा हूँ, मुझे पता है कि वो डिफ़ॉल्टेड सामान है, तो फिर मैं बाद में दुकान वाले को कैसे बोलूँगा? वो तो बता रहा है ना मुझे कि मैं गलत सामान बेच रहा हूँ। एंड डज नॉट नो, अगर उसे नहीं भी पता है तो पता करो ना, तुम्हारे पास मीन्स है, रिसोर्सेज है, पता करो। या फिर वो बिलीव कर चुका था कि ये पार्टनर है, अब आप अपनी आप बिलीव कर लेते हैं, बिलीव टू, क्योंकि उसके बिहेवियर से ऐसा लगता था, अपन पढ़ते पार्टनर बाय होल्डिंग आउट होता है, तो उसमें आपकी गलती है, एलएलपी की कोई गलती नहीं है। एलएलपी इज लाइबल, अब ये थोड़ा मज़ा आएगा आपको पढ़ने में। इफ़ अ पार्टनर ऑफ एलएलपी इज लाइबल टू एनी पर्सन एज द रिजल्ट ऑफ रॉन्गफुल एक्ट और रॉन्गफुल ओमिशन, एनी काइंड ऑफ ओमिशन, मतलब ऐसी चीज़ें छुपाना जो नहीं छुपाना था, ऑन इस पार्ट, अब बहुत इंपॉर्टेंट लाइन आ रही है, इन द कोर्स ऑफ बिजनेस ऑफ एलएलपी और विद द अथॉरिटी, ऐसा कोई भी काम जो पार्टनर ने एलएलपी के बिहाफ में या उसकी अथॉरिटी में या बिजनेस के कोर्स में किया, मतलब जैसे अब मान लो वो फर्म सीए की फर्म थी, एलएलपी की थी, तो वो सीए एलएलपी को रिप्रेजेंट कर रहा था क्लाइंट के सामने, तो क्लाइंट की नज़र में
ये जो पार्टनर था यानी जो सीए था, ये तो जो भी अभी बोलेगा इसके सामने या बातें करेगा वो तो एलएलपी के बिहाफ में ही करेगा ना, उसकी अथॉरिटी में। तो यहाँ पर एलएलपी की जिम्मेदारी होती कि वो इस थर्ड पर्सन को बताते कि भैया इसके पास इतनी अथॉरिटी है, इससे इतनी बात करना, इतना ही डीलिंग करना, बराबर। क्योंकि थर्ड पर्सन सिंपल है ना, थर्ड पर्सन तो यही समझेगा भाई कोई सीए, अगर कोई सीए हमसे मिलने आया है, मतलब वो जो भी मेरे सामने कह रहा है, बोल रहा है, तो डेफिनेटली इस फॉर्म ने उसको उसके लिए ऑथराइज़ किया है। ठीक है, ये लाइन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना। एक्सक्लूड, जो चीज़ बतानी है वही छुपा रहे हो, एक्सक्लूड कर रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? एन ऑब्लिगेशन ऑफ द एलएलपी वेदर अराइजिंग इन कॉन्ट्रैक्ट और इन अदरवाइज शेल बी सोनली द ऑब्लिगेशन ऑफ एलएलपी। अब कोई कोर्स ऑफ बिजनेस में अगर पार्टनर ने कुछ गलत किया तो इट इज़ द सोनली रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एलएलपी। पुराने पार्टनरशिप में क्या होता था, पूरे फर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी। अगर आपको याद होगा तो पूरी फर्म की, एक पार्टनर ने कुछ गड़बड़ किया तो फिर भले वो बचे हुए पार्टनर उस ख़राब पार्टनर से बाद में रिकवर करें, बट यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। यही तो इसकी खास बात है ना, ये कंपनी फॉर्म का हाइब्रिड है ये, कि एलएलपी रिस्पॉन्सिबल होगी, पार्टनर्स पर्सनली रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे। द लाइबिलिटीज़ ऑफ एलएलपी, देखो लिखा है जो भी पैसा पे करना है एलएलपी को, ऑब्लिगेशन, भले उसने पार्टनर ने गड़बड़ क्यों ना किया हो थर्ड पार्टी से, तो वो अपनी जो एलएलपी के नाम की प्रॉपर्टी थी वहाँ से वो पैसा दिया जाएगा, बराबर। जैसे मान लो मेरी ABCH है, ABCH, अब हमने कोई क्लास के लिए 2 ज़मीनें लेके रखी हैं, तो हम में से अगर कोई गलत काम करता है ना, क्योंकि हम तो एलएलपी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अपनी क्लासेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं बाहर पर, है ना, तो क्लास की प्रॉपर्टी से उसका पैसा भरा जाएगा, बच्चे हुए टीचर्स की कोई पर्सनल लाइबिलिटी नहीं होगी। पुराने पार्टनरशिप में ऐसा नहीं होता था ना, आपकी पर्सनल लाइबिलिटी भी होती थी, याद आया? ये एक डिफरेंस है, इसलिए थोड़ा कंपनीज एक्ट जैसे फील आता है इसको पढ़ते टाइम, कंपनी लॉ से। एक्सटेंट ऑफ लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर, सेक्शन 28, किस हद तक आपकी लाइबिलिटी है, व्हाट आर द लिमिटेशंस। क्या है? अ पार्टनर इज़ नॉट पर्सनली लाइबल, ये तो तय हो गया, चाहे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑफ एन ऑब्लिगेशन रिफर्ड इन सबसेक्शन 3, जो अपन ने ऊपर पढ़े भी, है ना, वो पर्सनली लाइबल नहीं होगा, चाहे वो उसमें इन्वॉल्व हो या इन्वॉल्व ना हो। जब लिखा डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, जो काम एलएलपी के बिहाफ में कोई भी पार्टनर करे, ये डायरेक्टली इन्वॉल्व हो गया ना। अब बचे हुए पार्टनर यहाँ हैं एलएलपी में, चाहे इनडायरेक्टली हो या डायरेक्टली हो, आप रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी एलएलपी की। क्योंकि थर्ड पार्टी किसको सीव करेगा? एलएलपी को। करेगा कि नहीं करेगा, है ना? सही है ना। सीए, अब मैंने फॉर्म के पास गया था अपना केस लेके, फॉर्म ने मुझे एक सीए अपॉइंट किया, तो मैं तो फॉर्म को जिम्मेदार बनाऊंगा जो भी गड़बड़ होगी। सही है, ओके। सबसेक्शन 3 मतलब जो ऊपर अपन ने पढ़े अभी, ये ऊपर वाला, द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 3 ऑफ 27 ऑफ सबसेक्शन 1 शेल नॉट अफेक्ट द 1, जो अपन ने पढ़े, मैं 1 एक बार दिखा देता हूँ आपको। 1 में भी यही था ना, जो काम थर्ड पार्टी अगर खुद बिलीव कर रही है वो पार्टनर है, तो फिर उसमें बचे हुए पार्टनर की रिस्पॉन्सिबल होंगे, तुम बिलीव कर रहे हो ना। शेल नॉट अफेक्ट द पर्सनल लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर ऑफ हिज ओन रॉन्गफुल एक्ट और ओमिशन, बट अ पार्टनर शेल नॉट बी पर्सनली लाइबल फॉर द रॉन्गफुल एक्ट और ओमिशन ऑफ एनी अदर पार्टनर। व्हाट इज दैट मीन? सुनो पूरी बात, अच्छे सुनना। अगर एक पार्टनर है उस एलएलपी में ए, अब तू अगर कुछ गलत काम करता है जो सबसेक्शन 1 में और सबसेक्शन 3 में था, तो उसके लिए भी बचे हुए पार्टनर रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे। सही है, जो क्या लिखा उसमें, शेल नॉट अफेक्ट, तेरी पर्सनल लाइबिलिटी तेरे काम के लिए तो रहेगी ना, है ना। बट अ पार्टनर शेल नॉट बी पर्सनली लाइबल फॉर द रॉन्गफुल एक्ट और ऑफ एनी अदर पार्टनर। अगर मैं तौसीफ अहमद कुछ गड़बड़ करता है खुद के पार्ट पे, भले मैं एलएलपी से बिलोंग करता हूँ, बट एलएलपी के बिहाफ में मैंने कुछ गड़बड़ नहीं की, खुद के बिहाफ में कुछ गड़बड़ की है, तो मैं खुद लाइबल रहूँगा। दूसरी बात, तौसीफ गड़बड़ करेगा तो बचे हुए जो एलएलपी के पार्टनर्स हैं वो थोड़ा ना उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, उसके काम के लिए। यहाँ वो लिखा हुआ है, नॉट पर्सनली नॉट। सही है, ठीक है ना। तुम खुद गलत करोगे अपने बेनिफिट के लिए तो आप पर्सनली लाइबल रहोगे, तुम खुद गलत करोगे एलएलपी को रिप्रेजेंट करके तो एलएलपी रिस्पॉन्सिबल होगी, बचे हुए पार्टनर रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे। इस सेंटेंस को दोबारा सुन लेना। सबसेक्शन 3 और 1 में लिखी हुई चीज़ों में पर्सनल लाइबिलिटी आपकी तब आएगी जब आप खुद गलत करेंगे, मगर आपने वो काम खुद के बेनिफिट के लिए किया है। और अगर आप
एलएलपी की ऑथराइजेशन में वो काम कर रहे हैं, तो फिर बचे हुए पार्टनर आपके काम के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे, मगर एलएलपी रिस्पॉन्सिबल रहेगी। इसको ध्यान रखना है। ओमिशन मतलब एनीथिंग विच इज़ हाइड, आप हाइड कर रहे हैं, छुपा रहे हैं, जो दिखाना था वो नहीं दिखा रहे। ठीक है ना। यानी एक चीज़ उसने क्लियर कर दिया कि जो सबसेक्शन 3 है उसमें सिर्फ क्या दिखा रहा है, एलएलपी रिस्पॉन्सिबल होगी, मगर यहाँ पर सबसेक्शन 1 में क्या था, एलएलपी रिस्पॉन्सिबल नहीं थी। तो डेफिनेटली सबसेक्शन 3 के हिसाब से अगर कुछ काम होगा तो 3 एप्लीकेबल होगा, है ना। और यहाँ पर कैसा, अगर पार्टनर के पास कोई अथॉरिटी नहीं है या थर्ड पार्टी को पता है या नहीं पता है, उसका सोर्स है, तो उसमें एलएलपी की क्या गलती है, तुम्हारी गलती है। तो वही बोल रहा है कि जो राइट एलएलपी को सबसेक्शन 1 में दिए गए, वो राइट आप सबसेक्शन 3 के चक्कर में उनसे छीन नहीं सकते, बराबर है ना। क्योंकि सबसेक्शन 3 की जो औकात है ना, जो वैलिडिटी है, वो इस चक्कर में बनी है कि अगर उनकी ऑथराइजेशन में या उनके कहने पे कर उनके बिजनेस के कोर्स ऑफ डीलिंग में किया गया था। लॉजिक समझा, बराबर है कि नहीं। तेरे रॉन्गफुल एक्ट के लिए एलएलपी पर्सनली लाइबल नहीं होगी अगर वो ऑथराइजेशन में नहीं था काम और थर्ड पार्टी बिलीव करती थी कि तू पार्टनर है, तो थर्ड पार्टी की गलती है। ओके, है ना, बराबर है। और पार्टनर शेल नॉट बी पर्सनली लाइबल फॉर द रॉन्गफुल एक्ट और ओमिशन ऑफ एनी पार्टनर ऑफ द एलएलपी। और बचे हुए पार्टनर तो वैसे ही रिस्पॉन्सिबल नहीं होते, ये आपको पता रहना चाहिए। ठीक है, ये सेंटेंस क्लियर हुआ आप लोगों को। सबसेक्शन 3 के चक्कर में तुम जो 1 में जो बेनिफिट्स मिले थे एलएलपी को, वो उनसे छीन नहीं सकते। साले 1 में कौन लाइबल होगा, ये ध्यान देना। 3 में कौन लाइबल होगा, ये। मगर दोनों में जो इंसान बच रहा है वो कौन है, बचे हुए पार्टनर्स। ना वो 3 में लाइबल है, ना वो 1 में लाइबल है। ठीक है, होल्डिंग आउट, आपने पढ़ा होगा होल्डिंग आउट, कि एनी पर्सन अपनी बातों से, कही हुई बातों से, अपनी हरकतों से, अपने कंडक्ट से अपने आप को इस तरीके से रिप्रेजेंट करता है किसी थर्ड पार्टी के सामने कि उसको एलएलपी ने अपॉइंट किया है या वो एलएलपी का नुमाइंदा है, इस तरीके से वो बातें करता है। तो और उसके फेथ पर, मतलब उसकी कही हुई बातों पर, रिप्रेजेंटेशन पर थर्ड पार्टी बिलीव कर लेती है ना। गिव क्रेडिट टू एलएलपी वेदर द पर्सन रिप्रेजेंटिंग हिमसेल्फ और रिप्रेजेंटेड टू बी अ पार्टनर और डज नॉट नो व्हाट द रिप्रेजेंटेशन रीज द पर्सन सो गिवन क्रेडिट। अब तेरे कहने पर सामने वाले ने क्या समझा नहीं समझा वो इंपॉर्टेंट नहीं है, बट वो बिलीव तो कर लिया ना कि तू पार्टनर है ना। ये देखो ना, गिवन क्रेडिट टू एलएलपी वेदर द पर्सन रिप्रेजेंटिंग हिमसेल्फ, और जो रिप्रेजेंटिंग टू बी अ पार्टनर है डज और डज नॉट नो व्हाट द रिप्रेजेंटेशन रीच्ड, जो अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा है ना थर्ड पार्टी के सामने, उसे नहीं पता कि वो बात किस तरीके से जाएगी, बट अल्टीमेटली थर्ड पार्टी को तो ये लगे ना कि इसके भी आप में वो रिप्रेजेंटेशन आया है। मैं अगर बाहर जाके किसी बुक की कंपनी से डील करूँगा कि हमें बुक्स चाहिए हमारी क्लासेस के लिए, तो उनके हिसाब से तो ये होगा ना कि इसको ABCH ने ऑथराइज़ किया है, तो बिल तो ABCH के नाम पे ही बनेगा। हाउएवर, अब देखो एक और चीज़ है इसमें, एक बात ध्यान देना, अगर किसी थर्ड पार्टी ने किसी पार्टनर के रिप्रेजेंटेशन पे, मतलब वो पार्टनर लग रहा है, उसकी बातों से लग रहा है नहीं, देखो लिखा, ध्यान देना, लोन दे दिया, उधारी दे दिया, किसको, एलएलपी को। अब वेदर सच पर्सन रिप्रेजेंटिंग हिमसेल्फ और रिप्रेजेंटेटिव बाय पार्टनर डज और डज नॉट नो व्हाट द रिप्रेजेंटेशन हैज रीच द पर्सन सो गिविंग क्रेडिट। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसमें कई बार बच्चे कंफ्यूज भी होते हैं, इसको समझना पड़ेगा, है ना। अपन ने ऊपर से नीचे तक पूरा पढ़ लिया, यहाँ से समझ गया आपको, किसी पर्सन के कहने पर, उसकी बातों पर, उसके कंडक्ट पर उसने अपने आप को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया थर्ड पार्टी के सामने, इज लाइबल टू एनी पर्सन हु हैज़ ऑन द फेथ, उसके फेथ पर इस तरीके से एक रिप्रेजेंटेशन हुआ कि थर्ड पार्टी ने एलएलपी को किसी प्रकार का पैसा दिया, बराबर है। अब जो व्यक्ति रिप्रेजेंट कर रहा था उसे नहीं पता था कि उसका बेनिफिट, है ना, एलएलपी को किस रूप में, यानी कितने क्रेडिट के रूप में मिलने वाला है। अब देखो हो गया, मिल गया एलएलपी को पैसे। ध्यान देना, उस थर्ड पार्टी के रिप्रेजेंटेशन के चक्कर में वेर एनी क्रेडिट इज रिसीव बाय एलएलपी, उस ठकोसले रिप्रेजेंटेशन से, गलत रिप्रेजेंटेशन से, है ना, था तो नहीं वो पार्टनर, बट थर्ड पार्टी को तो ऐसा लग रहा था। तो एलएलपी शेल विदाउट प्रेजुडिस, मतलब एनीथिंग विच इज कॉन्ट्ररी अगेंस्ट टू द लाइबिलिटी ऑफ द पर्सन रिप्रेजेंटिंग हिमसेल्फ बी लाइबल टू द एक्सटेंट ऑफ क्रेडिट रिसीव बाय इट और इट फाइनेंशियल बेनिफिट डिराइव फ्रॉम। ध्यान देना, एलएलपी का नाम है ABCH, प्लीज़ अंडरस्टैंड, मैं हूँ तौसिफ,
मैं इस LLP को बिलोंग नहीं करता हूँ, अंडरस्टैंड ना। मगर मुझे ऐसा कहा गया है कि आपको थर्ड पार्टी के सामने ऐसा रिप्रेजेंटेशन देना है कि उनको लगे कि आप हमारे पार्टनर हो। आपका रिप्रेजेंटेशन, आपकी हाव भाव, आपका वर्ड स्पोकन, आपका बोलने का तरीका, ठीक है। अब उनको ऐसा बिलीव हुआ, मैंने इनसे क्रेडिट लिया और इनको दे दिया। अब ध्यान दे, मेरी बात सुन, तो बेनिफिट तो इनको मिल गया, ठीक है। कितना मिला, क्या मिला, उस पर नहीं जाते। अब ध्यान दो, और ये बात LLP को पता थी, ठीक है। भले जो रिप्रेजेंट कर रहा था उसे नहीं पता था कि वो गलत है या सही है। देखो, डज नॉट नो कि मेरे रिप्रेजेंटेशन से वो क्रेडिट LLP को जा रहा है तो वो सही है या गलत है, आई डोंट नो। मैं तो सिर्फ कर रहा हूँ रिप्रेजेंटेशन। क्या लिख दिया उसमें, तो जो भी पैसा मिला किसको, LLP को, उस रिप्रेजेंटेशन से, तो जिस व्यक्ति ने रिप्रेजेंट किया था उसकी तो कोई लाइबिलिटी होगी नहीं, विदाउट प्रेजुडिस उसकी तो कोई लाइबिलिटी होगी नहीं जो रिप्रेजेंट कर रहा था, है ना। यहाँ LLP लिख देना, LLP शेल बी लाइबल टू द एक्सटेंट ऑफ, जो भी पैसा उनको मिला क्रेडिट रिसीव्ड बाय इट, और जो भी फाइनेंशियल बेनिफिट उसे मिले, LLP यहाँ पर लाइबल होगी, वो पर्सन लाइबल नहीं होगा। ठीक है, समझ में आया, पक्का है ना। पुराने वाले पार्टनरशिप में ऐसा नहीं होता था ना, उसमें वो बंदा भी लाइबल होता, अगर थर्ड पार्टी को लगता तो उसकी भी बैंड बजा सकता था वो, क्योंकि पुराने इसमें सेपरेट लीगल एंटिटी चीज़ें होती नहीं थी ना, वो सेपरेशन नहीं होता था। इसमें तो डेफिनेटली रिप्रेजेंटेशन जिनके लिए किया जा रहा था, जिन्होंने मज़े किए, जिन्होंने मज़े लिए, उन्हीं को, बल्कि अब कोई LLP अगर लोन लेती है किसी बैंक से, अब उन्होंने कोई रिप्रेजेंटेशन किसी पार्टनर से किया जो पार्टनर है ही नहीं, तो बैंक तो यही सोच रहा है ना कि LLP लोन ले रही है, तो यही रिस्पॉन्सिबल होंगे। जो रिप्रेजेंटेशन दे रहा है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, अपने पढ़े वो पर्सनली रिस्पॉन्सिबल हो ही नहीं सकता। मगर उसमें एक क्वेश्चन है, वो जो क्रेडिट या लोन या पैसा लिया गया उसके बेनिफिट्स एंजॉय करना चाहिए LLP को। अगर उन्होंने बेनिफिट्स एंजॉय नहीं किए तो फिर इसका मतलब उन्होंने मांगा नहीं था, तो उसने फ्रॉड किया, तो फिर वो थर्ड पार्टी का केस होगा, थर्ड पार्टी फिर खुद देखेगी। ये इंपॉर्टेंट है ना, जो आपने बेनिफिट लिए, जो आपने मजे लिए उस पैसे की, उतनी लाइबिलिटी आपको डिराइव तो करनी पड़ेगी ना। कि अगर 1 करोड़ मांग लिया भाई सामने वाले ने और आपने 80 लाख के मजे ले लिए, तो लाइबिलिटी तो 80 लाख की रहेगी। बराबर है कि नहीं बराबर है, 20 लाख तो वैसे ही वापस करोगे, 80 लाख रुपये देना पड़ेगा, जितना बेनिफिट आपको मिला है, जितना आपने इन्जॉय किया। वेयर आफ्टर अ पार्टनर डेथ, बिजनेस तो चलता रहेगा LLP के नाम पर। पुराने इसमें ऐसा होता था ना कि नया एग्रीमेंट बनाया जाता था, पार्टनरशिप फॉर्म डिसॉल्व भी हो जाती थी कई बार, है ना। द कंटिन्यू यूज ऑफ दैट नेम और द पार्टनर डिजीज पार्टनर नेम एज अ पार्ट ऑफ द शेल नॉट ऑफ इटसेल्फ मेक इज रेगुलर रिप्रेजेंटेटिव और स्टेट लाइबल। देखो क्या लिखा उसमें, अगर कोई LLP में कोई पार्टनर मर जाता है, अब उसके नाम को नॉमिनल पार्टनर भी बोल सकते हो, उसके नाम की गुडविल है तो उसको यूज़ किया जा रहा है, उसको यूज़ किया जा रहा है LLP के बेनिफिट्स के लिए। तो अगर किसी प्रकार का फ्यूचर में कोई नुकसान आया तो ना उस मरे हुए पार्टनर की आप प्रॉपर्टी को यूज़ करोगे लाइबिलिटी के लिए, ना उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को लाइबल बनाओगे। बराबर है ना, ओके। क्योंकि LLP उसके नाम को यूज़ कर रही थी जस्ट टू गेट द बेनिफिट्स और जस्ट टू गेट एनीथिंग, ओके, ठीक है, वेरी गुड। हम अगर उसके मरने के पहले जो लाइबिलिटीज़ थी वो उसकी प्रॉपर्टी से अपन रिकवर कर सकते हैं। इन केस ऑफ फ्रॉड, अनलिमिटेड लाइबिलिटी इन केस ऑफ फ्रॉड। इन केस ऑफ फ्रॉड, अगर किसी प्रकार का फ्रॉड आपने किया, या तो LLP ने किया या पार्टनर्स ने किया, है ना, बेवकूफ़ क्रेडिटर के पैसे डुबाने के लिए LLP ने किया या उसके पार्टनर ने किया या उन्होंने मिल के किए दोनों ने, तो लाइबिलिटी ऑफ LLP एंड पार्टनर जिनका इंटेंशन था टू डिफ्रॉड क्रेडिटर्स और एनी फ्रॉडुलेंट एक्ट, लाइबिलिटी अनलिमिटेड हो जाएगी। बेटा तुम अपनी जेब से पैसे भरो डेफिनेटली। अगर वो मिल के, देखो सिंपल है यार, LLP कर रही है तो किसी न किसी के थ्रू तो करेगी, तो अनलिमिटेड लाइबिलिटी होनी चाहिए, और जो बंदा करेगा उसकी भी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होगी, है ना। सही है कि नहीं सही है, क्लियर है कि नहीं क्लियर है। तो जो लोग भी इन्वॉल्व रहेंगे उस फ्रॉड में, जो लोग भी इन्वॉल्व रहेंगे, रिमेंबर है, उनकी लाइबिलिटी क्या रहेगी, अनलिमिटेड। यानी एक LLP है, उसमें मान लो 7 पार्टनर है, तो उसमें एग्जाम्पल समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं आपको। तो अगर 3 लोगों ने फ्रॉड किए तो 3 लोगों की और LLP की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होगी, बचे हुए 4 पार्टनर्स को आप पर्सनली लाइबल नहीं बनाओगे। यहाँ बार बार उस शब्द को लिख दिया, जिन्होंने इंटेंशनली गलत किया। तो कुछ लोग तो इंटेंशनली इन्वॉल्व नहीं थे ना गलत काम में, हम अगर उनको प्रूफ करना पड़ेगा ये बात, ठीक है। फ्रॉड में LLP की और उनके इंटेंटिव पार्टनर जो गलत कर रहे थे उनकी लाइबिलिटी क्या हो जाएगी, अनलिमिटेड।
क्लियर है? ओके चलो, और ये लास्ट क्या है? इन केस ऑफ such act is carried out by partner, the LLP is liable to the same extent as the partner unless it is established by LLP that such act was without the knowledge or authority of the LLP. देखो, अगर कोई पार्टनर फ्रॉड करता है तो बोलता है LLP उतना ही रिस्पॉन्सिबल होगा ना जितने का फ्रॉड हुआ है, लिखा है पार्टनर, या फिर उतना ही रिस्पॉन्सिबल होगा अगर ये फ्रॉड करता तो जितना ये लाइबल होता। ठीक है? क्यों? क्योंकि जो काम इसने किया गड़बड़ वो इनकी अथॉरिटी में किया, तो पहला तो ये हुआ। मगर अगर LLP इस्टेब्लिश कर देता है कि जो काम इसने किया इस बंदे ने, ना उसके लिए हमने उसको ऑथराइज़ किया था ना हमको नॉलेज है, तो फिर LLP रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। अपन ने ऊपर भी पढ़े इस चीज़ को, है ना? ऑथराइजेशन में किया वो काम के लिए LLP लाइबल होगा उतना ही जितना गलत किया है, बट अगर ऑथराइजेशन वाला काम नहीं था तो उसके लिए LLP रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, थर्ड पार्टी की जिम्मेदारी थी। ठीक है, क्लियर हुआ? क्या लिखा? वेयर एनी बिजनेस इज कैरीड ऑन विद सच इंटेंट, आपका इरादा ही है सामने वाले को धोखा देने का, आप चाहते हैं LLP और पार्टनर्स मिलकर के धोखा दे, फिर सज़ा होगी आपको। आपका बिजनेस ही डिफ्रॉड करने के लिए बना गया। 2 साल तक की मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट होगी, एक्सटेंड टू लिखा है, और फाइन होगा 50,000 से लेके कम से कम मैक्सिमम 2 लाख 5 लाख रुपए तक का, 5 है कि 2 है, 5 लाख तक का। ठीक है ना? अब वेयर LLP और एनी पार्टनर और एनी डेजिग्नेटेड पार्टनर और एम्प्लॉय, उन्होंने कोई कंडक्टेड द अफेयर्स ऑफ LLP इन ए फ्रॉडुलेंट मैनर, देन विदाउट प्रेजुडिस टू एनी क्रिमिनल प्रोसीडिंग विच मे अराइज अंडर एनी लॉ टाइमिंग इन फोर्स, द LLP एंड द सच पार्टनर ऑफ डेजिग्नेटेड एम्प्लॉय विल बी लाइबल टू पे द कंपनसेशन। भाई तुमको तो पे करना ही पड़ेगा ना, हम किसी भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग के प्रेजुडिस जाके काम नहीं करेंगे, जो गलत है उसको गलत देंगे। हम कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग का गलत फ़ायदा या कॉन्ट्रडिक्शन काम नहीं कर रहे, उस लाइन का मतलब बता रहा हूँ, है ना? जो अराइज होगी क्रिमिनल प्रोसीडिंग उसी के, और जो लॉ के हिसाब से उसी को फॉलो किया जाएगा, कुछ भी काम प्रेजुडिस नहीं किया जाएगा किसी के खिलाफ। तो जो भी उन्होंने उनकी वजह से लॉस हुआ, उन चारों की वजह से जिस भी पर्सन को, है ना, उसको आपको डैमेज कंपनसेशन अपनी जेब से भरना पड़ेगा, वेदर यू आर एन LLP और ए पार्टनर और डेजिग्नेटेड पार्टनर और ए एम्प्लॉय। फिर से लाइन बोलो, हम उनको जो सज़ा देंगे वो क्रिमिनल प्रोसीडिंग के हिसाब से देंगे, जो लॉ के चलते हुए लॉ के हिसाब से होगी उस जगह पर। हम कुछ भी प्रेजुडिस, सज़ा या उनको डैमेजेस उनसे क्लेम नहीं करेंगे। अब यहाँ लिख दिया उसमें LLP लाइबल नहीं होगी अगर इन लोगों ने इनके बिना नॉलेज के बिना या ऑथराइजेशन के बिना कोई गलत काम किया, बट वही इनको प्रूफ करना पड़ेगा, बर्डन ऑफ प्रूफ इन्हीं पे होगा। विसल ब्लोइंग का मतलब मैं आपको छोटा सा उदाहरण देता हूँ। ऐसा व्यक्ति एक नॉर्मल लैंग्वेज में जो सीटी बजा के बता रहा है कि किसी ऑथराइजेशन में या किसी इंस्टीट्यूशन में या किसी संस्था में कुछ गलत काम हो रहा है। आप लोगों ने सुना होगा ना, अपन ने बहुत सारी चीज़ें सुने थे। एक मध्य प्रदेश का एग्जाम्पल था, वो मेडिकल घोटाला जो हुआ था, याद है आप लोगों को? उसमें विसल ब्लोअर्स थे, है ना, जो बताते हैं कि गलत काम हो रहा है। द कोर्ट और ट्रिब्यूनल में रिड्यूस और वे मतलब छीन लेना या कम कर देना, या जो हक था उसको ले लेना, वेव एनी पेनल्टी जो उस बंदे पे लगाई गई है जिसने बताया था कि LLP गलत काम कर रही है। मतलब जो जिसने विसल ब्लोइंग का काम किया था, जिसने दुनिया को चीख के बताया था, दुनिया के सामने वो सच रखा था कि ये लोग गलत काम कर रहे हैं। देखो लिखा है, सच पार्टनर एम्प्लॉय एज प्रूव्ड कि मैंने यूजफुल इन्फॉर्मेशन दी है, मैंने विसल ब्लो किया है फॉर्म के खिलाफ या फिर वो पार्टनर के खिलाफ जिसने गलत काम किया है ना, वेदर ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन और नॉट, और मेरी वजह से इन लोगों को सज़ा मिली है, कन्विक्टेड। तो यू आर द विसल ब्लोअर, इन्हें जो गलत काम के खिलाफ आवाज़ उठाए। ठीक है? अब क्या लिखा है इसमें? नो पार्टनर और एम्प्लॉय मे बी डिस्चार्ज, मुक्त नहीं हो सकते, डिमोट नहीं हो सकते, सस्पेंड नहीं हो सकते, थ्रेटन, हरास इन एनी अदर मैनर डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ हिज LLP एम्प्लॉयमेंट merely because of his providing information और causing information by the providing subsection। अरे यार ये बड़ा हो गया। अब तुमने मान लो 3 पार्टनर ने गड़बड़ किए थे, फ्रॉड किए लाखों करोड़ों रुपए का। अब एक उसमें से अगर यूजफुल इन्फॉर्मेशन दे रहा है तो सिर्फ उस आधार पर आप उसको डिस्चार्ज या डिमोट या सस्पेंड या थ्रेटन या हरास, और है ना, ये तो गलत है ना। यानी वो इन्फॉर्मेशन दे रहा तो बाकी तो बोलेंगे हम भी दे देते हैं इन्फॉर्मेशन, तो आप उसको डिस्चार्ज मत करो लाइबिलिटी से, है ना उसको आप किसी प्रकार से सस्पेंड करो, ना उसको थ्रेटन करो, ना हरास करो। मतलब इन्फॉर्मेशन देने के लिए भी ये काम मत करो, अगर इन्फॉर्मेशन दे देगा भी तो डिस्चार्ज मत करो। लॉजिक समझ रहा है ना? दोनों चीज़ें बोल दिया उसने। जो भी वो बताएगा इन टर्म्स और कंडीशन के हिसाब से बताएगा।
ठीक है, ओके। NCLT या एनी लीगल ऑफिसर कैन नॉट डिमोट हिम, सस्पेंड हिम, थ्रेटन हिम, हरास हिम, है ना। और सिर्फ उसने अगर इन्फॉर्मेशन दे दिया इसलिए हम उसको डिस्चार्ज भी नहीं करेंगे लाइबिलिटी से, कुछ तो लाइबिलिटी रहेगी उसकी, ठीक है। चलो फिनिश, ख़त्म। बहुत अच्छी चीज़ पढ़ें आज, अच्छे से पढ़ेंगे। प्लीज़ वीडियो को स्लो करके देखना, मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझेगा।